डूबते सूरज की सुनहरी चमक से खेत निखर गए। कटी हुई फसलें अपने पीछे भरपूर मौसम की छाप छोड़ गई। यह हमारे परिवार की परंपरा थी कि बची हुई चीजों से एक पुतला बनाया जाए जो सुरक्षा और शुक्र अदा करने का प्रतीक हो। क्या यह पुतला बनने के लिए ठीक है मॉम? हाँ बेटे, यह बहुत बार पहना जा चुका है, इसलिए अब इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। ये वो मेरी शर्ट है। तुम्हें क्या लगा था जान, मैं तुम्हें और ज्यादा पहनने दूंगी? मुझे लगता है इस बार हमने इस पर ज्यादा ही मेहनत कर दी है। ये देखने में बिल्कुल असली लग रहा है। असली दिखने से ज्यादा ऐसा लगता है जैसे इसके अंदर जान हो। क्या आप महसूस कर सकते हैं? तुम भी तो कितने बड़े हो गए हो, क्या तुम्हें नहीं लगता? हम काम खत्म करके अपनी मेहनत को थोड़ी देर तक देखते रहे। वो पुतला लंबाई में खड़ा हुआ था, खेतों की ओर देखते हुए। शरद ऋतु की हवा के बीच इसका कपड़ा शांत महसूस हो रहा था। चांद की रोशनी पर्दे से होकर कमरे में रोशनी बिखेर रही थी। दूर से आती हुई प्रकृति की आवाजें ऐसे लग रही थी जैसे वो रात की लोरी गुनगुना रही हूँ, लेकिन साथ ही साथ कुछ अजीब महसूस हो रहा था। मैं उठकर बैठ गया। किसी कारण से मैं खिड़की की ओर खींचा चला गया। बाहर झांक कर मैंने हमारे नए पुतले की छत्र छाया देखी। ये हवा की चाल लगती थी। जिस तरह से उस पुतले के कपड़े हिल रहे थे, उसे देखकर ऐसे लग रहा था जैसे जानबूझकर कोई नाच किया जा रहा हो। ये बस हवा का कमाल है। शांत हो जाओ। खेत लहराने की आवाज और जोर से आने लगी और मैं कसम खाकर कह सकता हूँ कि मैंने फुसफुसाहट की आवाज सुनी, लेकिन मेरे लॉजिक ने कहा कि ये नहीं हो सकता। पहली रात की घबराहट ये हर साल ही होती है। हवा और तेज चलने लगी और उसी के साथ साथ सरसराती आवाज आने लगी, और जब मैंने उस आवाज पर ध्यान देना शुरू किया तो मुझे ठीक से सुनाई देने लगा। गिव, टेक, रीप। मैंने जोर से खिड़की बंद की और पर्दे लगाकर अपने कंबल के अंदर आकर बैठ गया। सूरज की तेज किरणें किचन की खिड़की से अंदर आ रही थी। बेकन और अंडों की खुशबू हवा में फैली हुई थी और बर्तनों की सुनसुनी आवाज ने मेरे सुबह सुबह स्वागत किया। वो पुतला और रात की सभी आवाजें अब किसी सपने से ज्यादा नहीं लग रही थी। सुबह के शोर में तो वो हंसी का एक माध्यम सा बनकर रह गई थी। तुम्हारी सुबह हो गई आलसी लड़के? तुम्हें नीचे आने में काफी वक्त लगा। ठीक से नींद नहीं आई, मुझे कुछ अजीब सा लग रहा था। नई पुतला की घबराहट है, सब ठीक हो जाएगा। एमिली ने मेरी तरफ देखते हुए अपनी हंसी रोक ली। हर साल हम में से किसी न किसी को एक घबराहट होती है। ये तो हर बार का रिवाज है। ये तुम्हारे दिमाग है जो तुम्हारे साथ पहिलियां खेल रहा है बेटे। मेरी प्लेट खाने से भरी हुई थी, लेकिन मेरी भूख उड़ चुकी थी। पिछली रात के पल अब बचकाने लग रहे थे, लेकिन मेरा एक हिस्सा अभी भी उस भयानक एहसास को बरकरार रखे हुआ था। क्या तुम्हें लगता है कि ये कल से अलग दिख रहा है? अलग? बेटी, ये सिर्फ भूसे और पुराने कपड़ों से बना हुआ है। हमने हंसकर ये बात टाल दी, लेकिन अजीब महसूस होने का एहसास अब भी था। जैसे ही मैं अपने दिन में काम करने के लिए बाहर निकला तो ना चाहते हुए भी मैं उस पुतले को देखने से खुद को रोक नहीं पाया। लगता है तुम पर नजर रखनी होगी। सूरज सर पर था जब मैं और एमिली काम कर रहे थे। हम फसल का माल चेक कर रहे थे। हे जेक, क्या तुमने ध्यान दी कि कुछ मुर्गियां गायब हैं? अब जब तुमने कहा है तो मुझे मिस्टर स्पॉट्स और उनका परिवार नजर नहीं आ रहा। मैंने सुबह गिने थे तो मुझे 3 कम मिले। क्या ये लोमड़ी का काम हो सकता है? पहले भी ऐसा हुआ है। हाँ, लेकिन मैंने सुबह सुबह उस पुतले को भी देखा था जब सूरज चढ़ ही रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे मुझे नहीं पता। उसकी बात सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। उस पुतले की रात वाली छवि एक बार फिर मेरे दिमाग में चढ़ गई। क्या देखा तुमने? मुझे नहीं पता, बस आज वो मुझे थोड़ा ज्यादा हट्टा कट्टा लग रहा था। हम दोनों ने ही दूर से उस पुतले की तरफ देखा। हम दोनों ही बहुत ज्यादा डर गए। इस बात को नजरअंदाज करना बहुत ही मुश्किल था कि कुछ तो गड़बड़ थी। हमें डैड को बताना चाहिए। पहले यहाँ का काम खत्म कर लेते हैं और जेक एक साथ ही रहेंगे, ठीक है? मैंने हाँ कहते हुए सर हिलाया। मेरे दिल में मेरी बहन के लिए प्यार और बढ़ गया। सूरज ढलने ही वाला था और एक बार फिर खेत में सुनहरी किरण छा गई। एमिली और मैं डैड के आगे अपनी बात रखने गए। डैड आंगन में ही खड़े थे, टूटी हुई सीढ़ी ठीक कर रहे थे। उनके आसपास औजार फैले हुए थे। डैड, हमें आपसे बात करनी है। क्या हुआ? ये इस पुतले के बारे में है। हमें लगता है कि वो हमारे जानवरों को ले जा रहा है। फिर से पुतले की बात है? क्या तुम दोनों ने कुछ खराब चीज खा ली है? नहीं डैड, सच कह रहे हैं। मुर्गियां गायब हैं और पुतला बहुत ही अजीब दिख रहा है, बड़ा और मोटा सा। मैंने अपनी जिंदगी में बहुत से पुतले देखे हैं। मौसम के साथ साथ वो भी बदल जाते हैं। थोड़ी बारिश होने पर फूल भी जाते हैं। लेकिन बारिश नहीं हुई डैड। और उन जानवरों का क्या? हमारी मुर्गियां? चलो जाओ,
अपनी मॉम को बुला कर लाओ, हम वहां जाएंगे और इस बात की पुष्टि करेंगे। अंधेरा काटने का सिर्फ एक ही जरिया था, हमारे हाथ में फ्लैश लाइट। एमिली, मॉम, डैड और मैं, हम सब साथ में उस पुतले की तरफ गए। देखो सब वहां, क्या वो पंख है? जब हमने उन पंखों का पीछा करना शुरू किया तो हम अपनी एक मुर्गी तक पहुंचे, दरअसल उसके कुछ बचे हुए हिस्सों तक। हद है इन लोमड़ियों की। लोमड़ियों की? क्या आप पक्के से कह रहे हैं? हमें वापस जाना होगा, ये कुछ ठीक नहीं लग रहा। एक मिनट, हमें पहले उस पुतले को देखना है। जब हम उसके पास पहुंचे तो हवा बहुत ठंडी हो गई। जिस चीज को हमने अपनी सुरक्षा के लिए बनाया था वो हमें किसी दुश्मन से कम नहीं लग रही थी। जैसे ही हमारी फ्लैश लाइट उस पर पड़ी तो हमें हाफने की आवाज सुनाई दी। वो पुतला अब सिर्फ भूसे और कपड़ों का नहीं बचा था, बल्कि उसने तो एक विशाल शरीर का रूप ले लिया था। उसके ऊपर पंखों की बारिश हो रखी थी और मुर्गी के पांव जैसे लगने वाली चीज उसके हाथों से बाहर निकल रही थी। ये उन्हें खा रहा है? हमें इसे पीछे छुड़ाना होगा, इसे चला दो अभी के अभी। ये गंभीर एहसास हवा में तैर रहा था। हमारी बनाई हुई चीज किसी शैतान में बदल रही थी। हमें जल्द से जल्द कोई ना कोई कदम उठाना था। हमारा खेत एक जंग के मैदान में बदल गया और हम एक ऐसी चीज का सामना कर रहे थे जिसके बारे में हमने पहले कभी नहीं सोचा था। हम उस पुतले के आसपास खड़े हो गए। उसकी परछाई रात के अंधेरे में और भी धुंधली हो गई थी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं ये दिन भी कभी देखूंगी जब मुझे एक पुतले पर बंदूक ताननी होगी। मैंने भी नहीं। उन्होंने पुतले पर मिट्टी का तेल डालना शुरू किया। इतनी टेंशन होने के बावजूद उनके हाथ कांपे नहीं। अचानक रात भर एक मनहूस चीख गूंजती रही। वो पुतला तड़प तड़प कर मरता गया। उसके अंग फड़फड़ा रहे थे, पंख और तिनके हर जगह उड़ रहे थे। परिवर्तन लगभग पूरा हो चुका था। उसकी आंखें जो कभी खाली थी अब भरी हुई थी और गुस्से में चमक रही थी। डैडी! बिना हिचकिचाए डैड ने उस पर माचिस की तीली जलाकर फेंक दी। फौरन आग की लपटें बनने लगी। पूरा खेत उस रोशनी से उजागर हो गया। पुतले की हलचल और बढ़ गई और वो जोर से चिल्लाने लगा। हम कुछ और कदम पीछे हो गए और उस शैतान को खत्म होते हुए देखने लगे। और फिर जितनी जल्दी वो शुरू हुआ था उतनी ही जल्दी खत्म भी हो गया। आग का ढेर अपने आसपास जमीन पर गिर गया। क्या ये खत्म हो गया? उम्मीद तो है ये खत्म हुआ। जैसे जैसे आग बुझने लगी हम वहीं खड़े रहे, देखते रहे कि कहीं कुछ और ना हो जाए। अगले साल हमें बस प्लास्टिक का उल्लू लगा लेना चाहिए। कौन है वहां? हेलो, तुम किससे बात कर रहे हो? किसी से भी नहीं, शायद कोई रकून था। मुझे नहीं पता कि वो बात भी करते। मैं उनसे बात नहीं कर रहा था, मैं तो तुम डर गए थे? हाँ, वेल चिंता मत करो, मैं आ गई हूँ। अगर किसी ने भी तुम्हें कुछ करने की कोशिश की तो मैं उसे श्राप दे दूंगी। शुक्रिया, अब मुझे काफी सुरक्षित महसूस हो रहा है। कोई बात नहीं, तो क्या तुम अभी यहाँ से निकलना चाहते हो? हाँ, ये पार्टी बहुत ही बोरिंग है। वेल, तुम कहाँ जाना चाहते हो? कहीं भी। चलो वॉक पर चलते हैं। जब तक हम कहीं भी साथ में जा रहे हैं। तुम्हें पता है कि मैं इस पार्टी में सिर्फ और सिर्फ इसलिए आया हूँ क्योंकि तुम आ रही हो। हाँ, मैं जानती हूँ, और मेरे यहाँ आने की वजह भी सिर्फ और सिर्फ तुम ही हो। क्या सच में? हाँ, तो फिर चलो हम यहाँ से निकल चले। हाँ, वक्त आ गया है। तो जेसन की तरह तैयार होने के बारे में तुमने कैसे सोचा? पता नहीं, शायद मैं एक बेखौफ शिकार को भीड़ से दूर ले जाकर उसके टुकड़े टुकड़े कर देना चाहता था। हे, कैसी बात कर रहे हो? ऐसा मत कहो। मुझे माफ करना, मैं बस मजाक कर रहा था। कह रहा, मुझे ये बेकार कॉस्ट्यूम बिल्कुल पसंद नहीं। मास्क बहुत ही बचकाने होते हैं। ये कॉस्ट्यूम अच्छा है, तुम पे अच्छा लग रहा है। एक साइको किलर का गेटअप सूट कर रहा है। हाँ, शुक्रिया। मेरा मतलब वो नहीं था, तुम जानते हो, तुम बस हाथ में चाकू पकड़े हुए अच्छे लग रहे हो। वो, तुम्हारा इशारा आखिर किस तरफ जा रहा है? खैर छोड़ो, भूल जाओ मैंने कुछ कहा। मैं रूप बदलने में माहिर हूँ। तुम जो भी रूप देखना चाहते हो मैं वो दिखा सकता हूँ। चुप रहो, तुम बहुत बुरे हो।
क्या? मैं बिल्कुल बुरा नहीं हूँ, ये तो बस प्लास्टिक है, असली नहीं। ऑफ कोर्स मैं जानती हूँ कि असली नहीं है, मैं बेवकूफ थोड़ी ना हूँ। वेल, मैं जानता हूँ कि तुम बेवकूफ नहीं हो, मैं तो बस बता रहा था कि वो कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे साथ किसी बुजुर्ग इंसान की तरह चलना नहीं चाहती। क्या तुम्हें वहां वो बेंच दिख रहा है? हाँ, उसके बारे में क्या? क्या तुम्हें वो कंफर्टेबल नहीं लगता? हाँ, तुम्हारे साथ बैठने पर होगा जरूर। वही तो, चलो चलें। तो क्या तुम अब मेरे टुकड़े टुकड़े कर दोगे? क्या तुम्हारा मतलब है कि इस पुरानी चीज से कोई चांस नहीं है? गन मत बचाओ बैड बॉय। मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं इसे बाद में उठा लूंगा। बाद में? बाद में से क्या मतलब है? जब मैं तुम्हारे साथ मेरे साथ करीब आऊं। वो क्या था? शायद कुछ भी नहीं, या फिर बस रकून। शायद कुछ भी नहीं, या फिर कुछ तो जरूर। जैसे कोई घटिया आदमी हमें देख रहा हो। कोई आदमी? तो उन्हें क्या ही दिख जाएगा? दो लोगों का किस करना, उनका भी थोड़ा मन बहल जाएगा। चुप रहो, क्या तुम मेरे लिए जाकर देखोगे प्लीज? मैं कह रहा हूं कि ये कुछ भी नहीं है, कोई रकून होगा या फिर कोई जानवर। ठीक उसी तरह जैसे तुम्हें उस घर के बाहर रकून दिखा था और तुम उससे बिल्कुल नहीं डरे। एक बार जाके चेक कर लो। ओ कम ऑन, मैं कह रहा हूं उनकी कोई चूहा होगा या कुछ नहीं। बस एक चूहा? हाँ ठीक है, मैं जाकर देख आता हूं। ओके, थैंक यू। तुम जो भी हो निकलो यहां से। मैं यहाँ अपनी गर्लफ्रेंड के साथ एक अच्छा वक्त बिताने की कोशिश कर रहा हूँ और मुझे तुम्हारी इस तरह झाड़ियों के पीछे छुपकर शोर मचाना परेशान कर रहा है, इसलिए जाओ यहां से। देखा, मैंने कहा था ना कोई जानवर होगा। चिंता करने की कोई बात नहीं है। तो हम कहां थे? हाँ लीजा, तुम कहां चली गई? लीजा, तुम कहां हो? लीजा, क्या हो रहा है? कौन है वहां? लीजा, मैं आ रहा हूं। मेरी मदद करो। हे, उसे जाने दो। अगर ना जाने दूं तो? पागल हो क्या? क्या दिक्कत है तुम्हारी? क्या दिक्कत है मेरी? मैं बिना चाकू का जेसर नहीं हूं। मुंह बंद रखो। क्यों कर रहे हो तुम ऐसा? मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं? तो मुझे रोक क्यों नहीं रहे? ओह हाँ, क्योंकि अगर तुमने एक भी कदम आगे बढ़ा है तो मैं इसका गला यही काट दूंगा। नहीं, ऐसा मत करना। हाँ, जैसे अगर तुम कुछ भी करोगे तो उससे कोई फर्क पड़ने वाला है। क्या तुम्हें अब तक समझ नहीं आया कि तुम बुरे फंस चुके हो? क्या मतलब है तुम्हारा? कौन है वह? क्या चल रहा है ये? सबके सब बाहर आ जाओ। तुम दोनों बहुत ही अच्छे जोड़े थे, एक चुड़ैल और दूसरा पागल कातिल। कितने दुख की बात है कि तुम दोनों नकली जोड़ा बनकर ही रह गए, वरना हम जैसे लोगों को संभालना तुम्हारे लिए बाएं हाथ का खेल होता है ना? अगर तुम्हारे पास जादुई छड़ी होती और तुम्हारे पास बिना प्लास्टिक वाला चाबुक, तुम्हें वहां नहीं होना चाहिए जिस जगह के बारे में तुम्हें ना पता हो। रुको, मुझे माफ कर दो, हम चले जाएंगे। तुम जो मांगोगे हम दे देंगे, बस हमें जाने दो। बेवकूफ आदमी, क्या तुम्हें अब तक समझ नहीं आया कि हमें तुम चाहिए? सरस में दिन छोटे हो गए और पतझड़ आते ही हवा ठंडी हो गई। वो गलियां जो कभी स्वागत के लिए तैयार रहती थी अब डरावनी लगने लगी। काले बादल हमेशा सर पर छाए रहते थे और जिस दिन भी लगता था कि बारिश नहीं होगी उस दिन जरूर बारिश होती थी। मैं इन दोनों बहुत ही ज्यादा अजीब महसूस करने लगता हूँ और अब तो मुझे ये तक लगने लगा है कि मैं एक ऐसी डरावनी कहानी में फंस गया हूँ जो मैंने खुद लिखी। मेरा नाम से है और मैं और मेरा परिवार सरस के बाहर एक बेहद सुंदर घर में रहते थे। अजीब घटनाएं होने से पहले ये जगह हमें बहुत ही शांत लगती थी। जिस आदमी को अब आप देख रहे हैं उसी की वजह से हमने इतना कुछ झेला है। पहली बार जब वो हमारे घर के सामने वाली गली से गुजरा तो मुझे एक आम आदमी जैसा लगा, लेकिन आने वाले कुछ दिनों में वो मुझे बार बार दिखाई देने लगा। वो गली में खड़ा होकर हमारे घर की तरफ देखता रहता।
वो एक लंबा कद का अजीब सा आदमी था जिसका चेहरा हमेशा निराशा से भरा था। उसकी आंखें बहुत चौंका देने वाली थी। उन्हें देखकर ऐसा लगता था जैसे उनमें जान ही ना हो, लेकिन उन आंखों ने हमारे घर को निहारना कभी नहीं छोड़ा। शायद ऋतु की बरसात के मौसम में उसकी मौजूदगी और भी ज्यादा खतरनाक हो गई। वो बस बारिश में खड़ा रहता, ना कुछ कहता और ना ही वहां से हिलता। मेरे साथ साथ मेरे परिवार वालों ने भी उसे देखना शुरू कर दिया और हमारे घर में एक अजीब सी असहजता छा गई। एक दिन शाम का समय जब बारिश बहुत तेज थी, मैंने बाहर निकलकर उस आदमी के वहां होने की वजह से पूछने का फैसला किया। मैं घर से बाहर निकला और उसकी तरफ गया। उसने मेरी तरफ देखा तक नहीं और न ही कुछ करने की कोशिश की। मेरी आवाज़ लड़खड़ाई और मैंने खांसने लगा। हे, तुम्हारी परेशानी क्या है? क्यों तुम हमेशा यहाँ होते हो? उसने धीरे धीरे अपना चेहरा मेरी तरफ घुमाया। आंखें उसकी पत्थर जैसी थी। इस अजीब सी शांति के बीच उसने फुसफुसाते हुए कहा जिससे मेरे रोंगटे खड़े हो गए। जो उसने कहा वो सुनकर मैं दंग रह गया। मैं देखता हूँ, मैं तुम्हारे परिवार को देखता हूँ। उसकी इस खौफनाक बात को सुनकर मैं लड़खड़ाते हुए पीछे हो गया। मैं तेजी से अंदर भागा। मैं बहुत डरा हुआ था और बारिश में भीगा हुआ भी, लेकिन मैंने अपने डैड को वैसा कुछ नहीं बताया जो मैंने बाहर देखा था, या फिर उसका हमारे परिवार का नाम लेने से क्या मतलब था और हम ही क्यों। मुझे नहीं पता कि वो मेरी बात का विश्वास करेंगे या नहीं। वो आदमी अगले दिन भी वहीं था, जैसे वो रात भर वहां से हिला ना। वो अपना चेहरा ऊपर करके खड़ा हुआ था, जैसे वो चाहता हो कि बारिश की एक एक बूंद उसकी हड्डियों में समा जाए। मैंने इसमें पुलिस का सहायता लेना ठीक समझा। जब पुलिस आई तो उन्होंने भी उस आदमी से बात करने की कोशिश की, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। वो उसे बार बार सवाल करता, लेकिन वो उन्हें हर सवाल का एक ही जवाब देता। मैं तुम्हारे परिवार को देखता। पुलिसकर्मियों ने हमें उस पर नजर रखने की सलाह दी और अगर वो कुछ अजीब हरकत करे तो हमें उन्हें बताने को कहा। उन्हें उस आदमी के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला, इसलिए वो चले गए। दिन हफ्तों में बदल गए और उस आदमी की कड़ी नजर हम पर बनी रही। हमें अपने ही घर में कैदियों जैसा महसूस हुआ। चाहे हम जितनी मर्जी कैमरा और दरवाजे पर ताले क्यों ना लगा लें, लेकिन उसके होने का एहसास हमें चैन से जीने नहीं देता था। एक रात जब मेरी नींद खुली तो मैंने खिड़की से बाहर झांक कर देखा। उस नज़ारे ने मेरे पैरों के नीचे से जमीन खींच ली। वो आदमी जो सड़क घेर कर इतने दिनों से हमें देख रहा था, वहां से गायब हो गया। उसके बदले वो सामने वाले आंगन में खड़ा था, जो हमारे घर की खिड़की से बस कुछ ही इंच की दूरी पर था और मुझे पागलों की तरह देख रहा था। मैं भागते हुए अपने डैड को इस बारे में बताने के लिए गया। मैंने अपने फादर का नंबर डायल किया। मेरी आवाज में कंपकपी थी। जितनी बार भी आज तक मैंने उसे देखा, मैं उन सभी पलों को याद करने लगा। डैड, आप यकीन नहीं करेंगे कि क्या हो रहा है, मैंने कहा। मेरे शब्द लड़खड़ा रहे थे। क्या हुआ से? मेरे डैड ने पूछा। उनकी आवाज में मेरे लिए चिंता दिख रही थी। कोई हमारे घर और परिवार को देख रहा है। वो हर रोज गली में खड़ा होकर हमें देखता है। मेरे डैड ने बहुत ही ध्यान से मुझे सुना और समझने की कोशिश करने लगे कि चल क्या रहा। हमें दोबारा पुलिस को बुलाना होगा और इस बार अगर जरूरत पड़ी तो हमने नियंत्रित करने का ऑर्डर भी लेंगे। तुम्हारी सुरक्षा सबसे ज्यादा जरूरी है। हमने दोबारा पुलिस को फोन किया और डर के मारे खुद को कमरे में बंद कर लिया। पुलिस जल्दी आ गई और इस बार वो और भी ज्यादा सीरियस थी। पुलिस ने जब उस आदमी को पकड़ा तो उसने खुद को छुड़ाने की कोई जबरदस्ती नहीं की। जब उस आदमी को ले जा रहे थे तो उसकी आंखें मुझे डराने की पूरी कोशिश कर रही थी। पुलिस ने बाद में हमें बताया कि वो आदमी हाल ही में पागलखाने से बाहर आया था, क्योंकि उसकी दिमागी बीमारी थी और उसे लगा कि हमारे परिवार को किसी मायावी सच के बारे में पता है, इसलिए वो हम पर नजर रखने लगा। उसने कुछ गलत नहीं किया सिवाय उसके वहां हमेशा होने और कुछ अजीब शब्द कहने के। हम इस अनुभव के खत्म होने पर सुकून महसूस करने लगे, लेकिन फिर भी कुछ घाव हैं जो कभी भी हमेशा के लिए नहीं भरेंगे। सरस में एक बार फिर शांति हो गई, लेकिन मैं जानता था कि मेरा परिवार के दर्दनाक पल हमेशा इस वक्त को याद करते रहेंगे। जबकि उस आदमी के यहाँ होने की छवि बारिश में धुल चुकी है, लेकिन उसकी शैतानी आंखें कभी हमारी यादों से नहीं जाएंगी। जैसे जैसे साल बीतते गए उस आदमी की छवि हमारे दिमाग से हटने लगी, लेकिन आज भी थोड़ी सी बढ़ती ठंड और बारिश उसकी याद दिला देती है।